हम सब जानते हैं कि हर चीज मतलब हर चीज परमाणुओं से बनी है, पर एक परमाणु असल में दिखता कैसा है, क्या कभी सोचा है? आज हम उसी क्रांतिकारी प्रयोग की कहानी में उतरेंगे जिसने हमें पहली बार एटम की असली शक्ल दिखाई। देखिए, आज से 100 साल से भी पहले वैज्ञानिकों के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। क्या एटम एक ठोस केंद्र जैसा है या फिर कुछ और ही है? और जानते हैं, इसी एक सवाल ने विज्ञान के इतिहास के सबसे जरूरी प्रयोगों में से एक को जन्म दिया। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे मॉडल से जिसे उस समय लगभग हर कोई सही मानता था, पर उसमें एक बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ थी। ये था जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये नाम थोड़ा अजीब है, पर इसे ऐसे समझिए जैसे कोई तरबूज हो। पूरा तरबूज पॉजिटिव चार्ज का गोला है और उसमें जो बीज धसे हुए हैं वो हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन। बड़ा ही सिंपल सा आइडिया था, है ना? पर सवाल वही था, क्या ये सच था? और यहीं पे एंट्री होती है हमारे हीरो की, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनकी टीम की, जिसमें थे हैंस गाइगर और अर्नेस्ट मार्सडन। उन्होंने ठान लिया कि इस प्लम पुडिंग मॉडल की सच्चाई का पता लगा कर रहेंगे। और मैं बता दूं, उन्हें जो मिला वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। अच्छा, तो उनका हथियार क्या था? वो थे अल्फा पार्टिकल्स। इनको आप बस यूं समझ लीजिए कि ये बहुत ही छोटी, बहुत तेज रफ्तार वाली और सबसे जरूरी बात, पॉजिटिव चार्ज वाली नन्ही गोलियां थीं। अब उनका जो एक्सपेरिमेंट का सेटअप था वो अपने आप में बड़ा कमाल का था। उन्होंने क्या किया, इन अल्फा पार्टिकल्स की एक बीम ली और उसे सोने की एक बेहद पतली, मतलब कागज से भी पतली पन्नी पे फायर किया। और ये पता लगाने के लिए कि ये गोलियां कहाँ कहाँ जा रही हैं, उन्होंने पन्नी के चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी। जब भी कोई पार्टिकल स्क्रीन से टकराता, वहां एक चमक पैदा होती। तो उम्मीद क्या थी? देखिए, अगर वो प्लम पुडिंग वाला मॉडल, वो तरबूज वाला आइडिया सही होता, तो इन सारी की सारी अल्फा गोलियों को सोने की पन्नी के आर पार निकल जाना चाहिए था, बिना किसी रुकावट के। ठीक वैसे ही जैसे कोई गोली कागज को चीरती हुई निकल जाती है। सब यही सोच कर बैठे थे। पर जैसा कि हम जानते हैं, विज्ञान में अक्सर वो नहीं होता जो हम सोचते हैं, और यहाँ जो नतीजे सामने आए वो सच में हर किसी की सोच से कोसों दूर थे। हाँ, पहली चीज तो वैसी ही हुई जैसी उम्मीद थी। ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स फोर्स से सीधे पन्नी के पार निकल गए। इससे एक बात तो साफ हो गई कि एटम का ज्यादातर हिस्सा खोखला है, मतलब खाली जगह है। लेकिन फिर कुछ अजीब होना शुरू हुआ। कुछ पार्टिकल्स सीधे जाने के बजाय हल्के से अपने रास्ते से मुड़ गए, जैसे अंदर किसी चीज ने उन्हें हल्का सा धक्का दे दिया हो। ये प्लम पुडिंग मॉडल के लिए पहली खतरे की घंटी थी। और फिर आई वो चीज जिसने सबको हिला के रख दिया। करीब करीब 8000 पार्टिकल्स में से कोई एक पन्नी से टकराकर 180 डिग्री पर सीधा वापस लौट आया। सोचिए, ये तो नामुमकिन था। रदरफोर्ड खुद इतने हैरान थे कि उन्होंने कहा था, ये तो ऐसा था मानो आपने एक टिश्यू पेपर पर तोप का गोला चलाया हो और वो वापस लौटकर आपको ही लग जाए। जरा इस बात की कल्पना कीजिए, ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये तो विज्ञान की दुनिया में एक भूचाल था। अब इस एक नामुमकिन से दिखने वाले नतीजे का मतलब सिर्फ एक हो सकता था कि एटम के बारे में जो कुछ भी हम अब तक जानते थे वो सब गलत था। वक्त आ गया था एक बिल्कुल नए मॉडल का। तो इन हैरान करने वाले नतीजों के आधार पर रदरफोर्ड ने 3 बड़ी बातें सामने रखीं। पहली बात, एटम के बिल्कुल बीच में एक बहुत छोटी लेकिन बहुत भारी और पॉजिटिव चार्ज वाली चीज होती है। इसे उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस, यानी नाभिक। दूसरी बात, एटम का लगभग सारा का सारा वजन इसी छोटे से न्यूक्लियस में होता है। और तीसरी, जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस न्यूक्लियस से बहुत दूर इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। तो अब जरा फर्क देखिए। थॉमसन का मॉडल एक तरबूज जैसा था, जिसमें सब कुछ आपस में मिला हुआ था। वहीं रदरफोर्ड का मॉडल एक मिनी सोलर सिस्टम जैसा था। बीच में एक भारी केंद्र यानी न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ परिक्रमा करते इलेक्ट्रॉन। जमीन आसमान का फर्क था, सच में। और इस नई पिक्चर को समझने का सबसे बढ़िया तरीका है हमारे अपने सोलर सिस्टम के बारे में सोचना। जैसे हमारे सोलर सिस्टम के केंद्र में सूरज है, एटम के केंद्र में न्यूक्लियस है। और जैसे सारे ग्रह सूरज के चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। है ना कमाल की बात? एटम के अंदर एक पूरा ब्रह्मांड। अच्छा,
रदरफोर्ड का ये मॉडल एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन जैसा कि होता है विज्ञान में, एक जवाब मिलता है तो 10 नए सवाल खड़े हो जाते हैं, और इस मॉडल ने भी कुछ बहुत ही गहरे सवाल पैदा कर दिए। इस मॉडल में 2 बड़ी समस्याएं थी। पहली, उस समय के फिजिक्स के हिसाब से कोई भी घूमती हुई चार्ज वाली चीज जैसे कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी धीरे धीरे खो देती है, और अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन को घूमते घूमते न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए था। पर ऐसा तो होता नहीं, एटम तो स्टेबल है। तो क्यों? दूसरी समस्या ये थी कि ये मॉडल ये नहीं समझा पाया कि अलग-अलग एटम गर्म होने पर अलग-अलग रंग की रोशनी क्यों निकालते हैं। तो मतलब एक पहेली सुलझी तो एक और बड़ी पहेली सामने आ गई। वो क्या चीज़ है जो एटम को खुद में ही सिमट जाने से, तबाह होने से रोक रही है? ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब ढूंढने का जिम्मा अब आने वाली पीढ़ी के वैज्ञानिकों पर था। लेकिन इन सवालों के बावजूद ये मत भूलिएगा कि रदरफोर्ड की खोज कितनी बड़ी थी। उन्होंने हमें 3 ऐसी चीजें दी जो आज भी उतनी ही सच हैं। पहली, एटम के केंद्र में एक न्यूक्लियस होता है। दूसरी, एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। और तीसरी, इलेक्ट्रॉन उस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं। सच कहें तो यही वो नींव है जिस पर आज मॉडर्न फिजिक्स की पूरी इमारत खड़ी है।